नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं 5वीं शताब्दी के भारत के एक ऐसे अद्भुत दिमाग की, जिसने सचमुच ब्रह्मांड को देखने और समझने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये कहानी किसी राजा या बड़े साम्राज्य की नहीं है, बल्कि एक ऐसे खोजी वैज्ञानिक की है जिसके विचारों ने आज के आधुनिक विज्ञान की बहुत मजबूत नींव रखी। तो शुरुआत करते हैं इस एक अकेले अंक से, शून्य। पूरी मानव जाति इस एक छोटे से अंक की कितनी बड़ी ऋणी है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये छोटा सा शून्य सिर्फ एक आकार भर नहीं है, बल्कि ये तो वो चाबी है जिसने गणित और खगोल विज्ञान के सबसे बड़े तालों को हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया। अब ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में एक अकेला अंक ब्रह्मांड की पूरी भाषा बदल सकता है? ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे कुछ नहीं या शून्य की इस साधारण सी अवधारणा ने असीम ब्रह्मांड को मापने की हमारी ताकत में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। सदियों पहले जब लंबी गणनाएं करना लगभग नामुमकिन था, तब इस एक विचार ने विज्ञान की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। भाग 1, तारों को निहारता बचपन। भाग 2, नालंदा का विद्रोही छात्र। बात है ईस्वी सन 476 की। अश्मक में जन्मे आर्यभट्ट बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे। आसमान को निहारते हुए उनके मन में जो असीम जिज्ञासा थी, वो किसी एक छोटे से गांव में कैसे बन सकती थी। ये कल्पना करना भी रोमांचक है कि केवल 13 साल का एक बालक, जिसके पास कोई सुख सुविधा नहीं थी, बस ताड़ के पत्तों का एक थैला था, वो हफ्तों तक सैकड़ों मील पैदल चलकर दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालय नालंदा के द्वार पर जा पहुंचा। और सिर्फ पहुंचा ही नहीं, वहां के पंडितों द्वारा पूछे गए मुश्किल गणितीय सवालों को हल करके अंदर दाखिला भी ले लिया। नालंदा में उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो रूढ़िवादी और वरिष्ठ आचार्यों से घिरे हुए थे, लेकिन फिर भी धर्मगंज पुस्तकालय की गहराइयों में बैठकर उन्होंने पुराने ग्रंथों में गलतियां निकालने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने सदियों से चली आ रही मान्यताओं के ऊपर गणित के परम सत्य को चुना। भले ही बाकी छात्रों ने उनका मजाक उड़ाया हो, उन्हें अकेला छोड़ दिया हो, लेकिन वे अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं भटके। भाग 3, शून्य और गणितीय क्रांतियां। रात रात भर जागकर तारों की चाल को ताड़ के पत्तों पर लिखते हुए उन्हें एक बात साफ समझ आ गई थी। अगर ब्रह्मांड की इन विशाल दूरियों को डिकोड करना है, तो गणना के एक बिल्कुल नए तरीके की जरूरत होगी। और यहीं से जन्म हुआ स्थान मान या प्लेस वैल्यू प्रणाली का। कुछ नहीं को एक निश्चित मान देकर उन्होंने ब्रह्मांड की विशाल दूरियों को कुछ ही पंक्तियों में समेट दिया। बड़ी बड़ी गणनाओं को उन्होंने जा और कोजिया जैसे काव्यात्मक श्लोकों में इतनी आसानी से बदल दिया, जिन्हें आज की आधुनिक दुनिया में हम साइन और कोसाइन के नाम से जानते हैं। है ना कमाल की बात? भाग 4, घूमती धरती और आसमान। इन नए और क्रांतिकारी गणितीय उपकरणों के साथ आर्यभट्ट ने अपने समय के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ दिया। उस वक्त की सबसे बड़ी मान्यता यही थी कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में एकदम स्थिर है। इसे गलत साबित करने के लिए उन्होंने नाव का एक बहुत ही शानदार और सरल उदाहरण दिया। उन्होंने समझाया कि जैसे नाव में बैठे इंसान को किनारे के स्थिर पेड़ पीछे की ओर भागते हुए दिखते हैं, ठीक वैसे ही आसमान नहीं घूम रहा है, बल्कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर एक लट्टू की तरह घूम रही है। और उनके आंकड़ों का चमत्कार तो देखिए। बिना किसी कैलकुलेटर या आधुनिक मशीन के उन्होंने उस दौर में पाई के मान की 3.1416 तक बिल्कुल सटीक गणना कर ली थी। इसी गणितीय आधार पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने गोल पृथ्वी की परिधि यानी सर्कमफरेंस की गणना की, जो निकली 39,968 किलोमीटर। ये आंकड़ा आज के आधुनिक सैटेलाइट्स द्वारा किए गए मापों की तुलना में भी 99% से ज्यादा सटीक है। ये सच में हैरान कर देने वाला तथ्य है। बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने एक वर्ष की बिल्कुल सटीक लंबाई का भी पता लगा लिया। 365 दिन, 6 घंटे, 12 मिनट और 30 सेकंड। ये साफ तौर पर साबित करता है कि उनका दिमाग यकीनन 5वीं शताब्दी का सबसे उन्नत कंप्यूटिंग उपकरण था। भाग 5, विज्ञान की अंधविश्वास पर जीत। लेकिन सच कहूं तो उस दौर में ब्रह्मांड के इस परम सत्य को जानना बहुत खतरनाक था। समाज पूरी तरह से डर और सख्त धार्मिक मान्यताओं में जकड़ा हुआ था। सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान जब आम लोग शंख बजाते हुए राहु केतु जैसे काल्पनिक राक्षसों के डर से घरों में छिप रहे होते थे, तब आर्यभट्ट अपनी वेधशाला में निडर होकर खड़े रहते थे, गणित से ये साबित करते हुए कि ग्रहण कोई दैवीय प्रकोप या राक्षस नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में पृथ्वी और चंद्रमा की प्रकाश और परछाइयों का एक बेहद खूबसूरत खेल है।
धर्म को भ्रष्ट करने के आरोपों और धमकियों के बीच उन्होंने महज 23 साल की उम्र में 121 श्लोकों वाला आर्यभट्टीय ग्रंथ लिख डाला। अपने आलोचकों को हमेशा के लिए शांत करने के लिए उन्होंने अगले ग्रहण के शुरू और खत्म होने के सटीक समय की भविष्यवाणी कर दी। विज्ञान और तर्क की इस शानदार जीत का नतीजा ये हुआ कि उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति यानी चांसलर नियुक्त कर दिया गया। भाग 6 आर्यभट्ट की अमर विरासत। कुलपति बनने के बाद उनका वैज्ञानिक मिशन और भी बड़ा हो गया। उन्होंने सिर्फ कागजों पर अमूर्त गणित नहीं किया, बल्कि उसे रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले उपकरणों में बदल दिया। खगोल में अपनी विशेष वेधशाला के अंदर उन्होंने पीतल, लकड़ी और बांस का उपयोग करके शंकु यंत्र, छाया यंत्र और गोल यंत्र जैसे कई कमाल के एनालॉग उपकरण बनाए, और वो भी बिना किसी टेलीस्कोप के। इन उपकरणों ने महासागरों में रास्ता खोजने वाले नाविकों और मौसम के हिसाब से खेती करने वाले किसानों की बहुत मदद की। उनके ये खोजें किसी एक देश की सीमाओं में नहीं बंधी रहें। उनके शून्य की अवधारणा सिल्क रूट से सफर करते हुए अरब देशों में पहुंची, जहां ये सिफर कहलाई, और फिर वहीं से पूरी आधुनिक दुनिया को जीरो मिला। जी हां, वही जीरो जो आज हमारी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों के रॉकेट्स लॉन्च कर रहा है और इन आधुनिक कंप्यूटरों को चला रहा है। 550 ईस्वी के आसपास जब उन्होंने अपने जीवन भर का काम अपने छात्रों को सौंपा, तो वो एक बहुत ही गहरा दार्शनिक पाठ पीछे छोड़ गए। सबसे बड़ा शून्य इंसान का अहंकार है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारे आज के इस आधुनिक समाज ने उस विनम्र जिज्ञासा और शांत मन को बचाकर रखा है जो इस विशाल ब्रह्मांड को समझने के लिए सबसे जरूरी है। शायद यही वो सवाल है जो हमेशा हमारे सामने खड़ा रहेगा।